हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेंट्रल बैंक। एक चैप्टर होगा आपका सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के नाम से, जिसको हम पूरा एक ही बार में खत्म करेंगे आज। ठीक है, चलिए, बड़ा छोटा सा चैप्टर है, 1-2 पेज का है, तो उसको देख लीजिएगा। आपको वीडियो सुनने के बाद एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक, क्या होता है सेंट्रल बैंक, एक बार हम पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। केंद्रीय बैंक किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था का वह केंद्र बिंदु है जो देश की सभी मौद्रिक व्यवस्था का लेखा जोखा रखता है और यह सरकार की वित्तीय व्यवस्था का अंग होता है। सरकार के सभी वित्तीय कार्य केंद्रीय बैंक के माध्यम से किए जाते हैं। इसके साथ साथ यह सरकार का एक वित्तीय सलाहकार भी होता है। मतलब क्या है? एक ऐसा बैंक जो सरकार का सारा काम देखता हो, जो सरकार की मौद्रिक नीति का जिम्मेदार हो, जैसे कि कितने पैसे, कितनी मनी की सप्लाई होगी, कितने मनी की सप्लाई होगी मार्केट में, ये डिसाइड करता हूं। और मॉनेटरी पॉलिसी इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, एक टॉपिक मिलेगा आपको। और यह सरकार की व्यवस्था का अंग होता है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ फिनेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फिनांस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के सभी वित्तीय कार्य केंद्रीय बैंक के माध्यम से किए। पैसे का लेन देन का सारा काम किसके थ्रू किया जाता है? गवर्नमेंट का, आरबीआई के थ्रू। अब सेंट्रल बैंक क्यों? यहाँ पे आरबीआई मुंह से निकल जाता है, क्योंकि इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो सेंट्रल बैंक के थ्रू किया जाता है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है, ठीक है, और वो होना ही चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का सारा काम उसी को देखना होता है। ठीक है, खास करके 3-4 फंक्शन, जैसे कि क्लियरिंग हाउस का फंक्शन, जैसे कि नोट छापने का काम, जैसे कि बैंकों का पैसा रखने का काम, चौथा सरकार का पैसा इधर उधर करने का काम, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ गवर्नमेंट फिनांस। ठीक है, अब देखते हैं केंद्रीय बैंक की आवश्यकता, नीड ऑफ सेंट्रल बैंक। हेडिंग हमारी नीड ऑफ सेंट्रल बैंक। 4 बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सुन लीजिएगा। नीड ऑफ सेंट्रल बैंक, क्या जरूरत पड़ी हमें सेंट्रल बैंक की? पहला, क्यों जरूरत है हमें सेंट्रल बैंक की? पहला, साख का नियमन, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात समझाई थी, है ना, स्टेट बैंक वाली वीडियो में। उसमें क्या समझाया था आपको कि भैया आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है क्रेडिट का। अच्छा बताओ, बाजार में सबके पास पैसे हो जाए तो क्या कोई किसी से पैसा मांगना चाहिए? ना। बैलेंस बना रहना चाहिए। अच्छा, प्राइस का फ्लक्चुएशन भी कंट्रोल करना है, महंगाई ना। ऐसे समझ लीजिए, मान लो ये रिजवान साहब है, अभी तो कुछ जहाज पे बैठा रहा बेटा, चिंता न करें। रिजवान साहब है, मुंबई जाते हैं बाई ट्रेन। क्यों? अभी इनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, इनके पास पैसे होने लगेंगे तो प्लेन से जाएंगे, कुछ दिन बाद प्राइवेट जेट ले लेंगे, है जी। तो अमीर ही बनना तो कम का है, बनना ज्यादा बनना, प्राइवेट जेट ले। तो पैसे की सप्लाई कितनी होनी चाहिए मार्केट में, ये कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। अच्छा, इसकी वजह है, मार्केट में गए ये बुक लेने, एक बुक, मान लो आपकी कौन सी एचएम पब्लिकेशन की चलती है ना, एचएम पब्लिकेशन। एग्जाम आ गया था, रिजवान साहब को चढ़ा बुखार कि अब पढ़ना है, अब नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो एचएम पब्लिकेशन की बुक लेके आते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। उसी में पहुंच गए अफान साहब, इनको भी पैसे की कोई कमी नहीं, ये भी गए मार्केट में। अब बताइए,
सेलर ने कहा देखो ये एक बुक है, बोली लगा। अगर दोनों के पास पैसे होंगे बेटा तो सोचिए क्या वो 500 की बुक 600 की नहीं बिक जाएगी? 700 की नहीं बिक जाएगी? क्यों? जैसी जरूरत होगी वैसी बिक जाएगी, जैसी जरूरत होगी वैसी। मान लो रिजवान साहब सीरियस हो गए, नहीं हमको पढ़ना ही पढ़ना, हमें 700 ले लो लेकिन दो हमको, हमसे क्या ले लो? 700 रुपए ले लो आप, लेकिन हमको बुक दे दो। अब बताइए बुक 500 की, बुक 500 की बिकी कितने की? 700। सिर्फ डिमांड की वजह से, सिर्फ डिमांड की वजह से। तो जब प्राइस होती है ना बेटा, जब प्राइस बढ़ती घटती है तो वो किसकी वजह से घटती बढ़ती है? डिमांड की वजह से। मान लो उसके पास 5000 बुक पड़ी होगी, 5000 पीस, कहता है एक बुक लाओ, हाँ भी ये लो, तुरंत लो, हम अब कहते नहीं खरीदेंगे तो कहेंगे 450 में ले लो। लेकिन ले जाओ, हम रख के पक गए हैं, बिक नहीं रही, क्यों? अगले साल से सिलेबस ही हट रहा, लेकिन ले जाओ इसको 450। अब बताइए उसके पास सप्लाई ज्यादा होती तो सस्ते में नहीं बेच देता? उसके पास गुड्स अवेलेबल होता तो तुरंत क्या करता? दे देता, सस्ते पे ही दे देता। लेकिन उसने क्यों महंगे पे दिया? क्योंकि वो एक पीस थी और खरीदार कितने थे? खरीदार कितने थे? तो और सबके पास पैसे की कोई कमी नहीं। अब बताइए उसका दाम बढ़ गया। तो यही होता है सप्लाई और डिमांड, डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस घटती बढ़ती है। अब इस बात को समझिएगा, क्रेडिट कंट्रोल कैसे है? सप्लाई ऑफ मनी, अगर इंसान मनी, सप्लाई ऑफ मनी, SM, सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में ज्यादा हो जाए, सबके पास पैसे रहने लगे, मतलब गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर दे, लो रखो कम इंटरेस्ट पे ले जाओ, ठीक है? अब वो प्रोवाइड कर रही है, सबके पास पैसे हैं, तो बताइए डिमांड ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी? डिमांड ऑफ गुड्स, तुम्हारी कमाई बढ़ जाए बेटा तो तुम क्या करोगे? सामान ज्यादा खरीदोगे, महंगा खरीदोगे, फालतू खरीदोगे, रखे रहोगे, लेकिन किसी को देना नहीं चाहोगे, है ना? तो डिमांड ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब बताइए डिमांड बढ़ जाए और गुड्स की सप्लाई उतनी है, गुड्स की सप्लाई उतनी है, सप्लाई ऑफ गुड्स उतनी है, कांस्टेंट है, जितना था सामान उतना ही मार्केट में अवेलेबल है, तो बताइए उसका दाम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? उसका दाम क्या हो जाएगा? प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो जाएगी? और इसी केस को बोलते हैं इन्फ्लेशन, इसी केस को बोलते हैं इन्फ्लेशन। बताइए जो 500 रुपए की चीज थी वो कितने की बिकी? उस 500 की औकात अब कितने के बराबर हो गई? बताइए रुपए की औकात गिरी कि नहीं गिरी? जिस चीज को हम 500 में खरीद लेते हैं हमें कितना देना पड़ रहा है? उस पैसे की औकात क्या हो गई? गिर गई। इसीलिए पैसे की औकात न गिरने पाए गवर्नमेंट क्या करती है? इस सप्लाई को हमेशा बैलेंस रखने की, कभी बढ़ाती है, कभी घटाती है, कभी कांस्टेंट कर देती है। बात समझ में आ रही है? पैसा कभी मार्केट में वो ज्यादा रखना चाहती है, क्यों? ज्यादा लोग लेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बिजनेस में लगाएंगे, और जब कुछ बिजनेस डूबने लगते हैं तो क्या करती है? सप्लाई और कम कराती है। क्यों कम कराती है? क्यों कम कराती है? तो ये ज्यादा लोग ना लो, लोन लोगे ज्यादा तो रिफंड नहीं कर पाओगे आप, वापस भी तो देना है, सिर्फ रख के खाई थोड़ी लेना है। तो इसीलिए वो इस पे कंट्रोल रखती है। तो क्रेडिट क्रिएशन दो तरह से, एक इंटरेस्ट के तरीके से लास्ट वीडियो बता दिया, और एक सप्लाई के तरीके से इस वीडियो में बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं तीसरी बात, दूसरी बात पे, कंट्रोल ऑन कॉमर्शियल बैंक। कंट्रोल ऑन, अच्छा
बैंकिंग से रिलेटेड सारे नियम कानून कौन बनाता है? आरबीआई। कौन बनाता है? आरबीआई बनाती है। सरकार में कंसल्टेंट। हाँ बिल्कुल, आरबीआई बनाती है बैंकों से रिलेटेड। ये कॉमर्शियल बैंक कैसे काम करेंगे? मान लो कॉमर्शियल बैंक हम लोग को अभी पता है, लास्ट वीडियो में पढ़े भी है, कौन है? एसबीआई। कौन है? एसबीआई। वो भी एक कॉमर्शियल बैंक है। सारा नियम कानून अगर आरबीआई बनाती है, सेंट्रल बैंक देश का बनाता है, तो उस सेंट्रल बैंक के ही हाथ में है कि व्यापारिक बैंक इस देश के कैसे चलेंगे, कैसा कैसा काम करेंगे, किसको किसको ज्यादा लोन प्रोवाइड करेंगे, किसको कम लोन प्रोवाइड करेंगे। ये सारे चीज पे कंट्रोल किसका है? आरबीआई। किसका है? आरबीआई का, सेंट्रल बैंक का कंट्रोल है। ठीक है, तो भैया कंट्रोल ऑन कॉमर्शियल बैंक भी कौन रखता है? कौन रखता है? ठीक है, आगे चले। तीसरी बात देख लेते हैं, क्या है? मुद्रा का निर्गमन। तीसरी बात, इशू ऑफ पेपर करेंसी। इशू ऑफ पेपर करेंसी। अच्छा, आपको पता होगा पेपर करेंसी जो छपती है वो बैंक बनवाती है, लेकिन 1 रुपए का सिक्का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसको छोड़कर बाकी सारी मुद्राएं कौन छपाता है? छापता है आरबीआई छापती है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने बताया मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए, कितनी ज्यादा होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, वो कंट्रोल कौन रखता है? तो भैया इशू कितना होगी करेंसी इंडिया में, उस पर भी कंट्रोल कौन रखता है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, चौथी और आखिरी बात क्या है? Importance of success of monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी का सक्सेस होना बहुत जरूरी है। अगर हम दिन भर इसी में लगे रहेंगे समझने में कि सप्लाई कम होगी ज्यादा हो, सप्लाई कम होगी ज्यादा हो, हमेशा घटाते बढ़ाते रहेंगे, फिर तो बहुत दिक्कत है। स्टेबिलिटी आनी चाहिए, रुकना चाहिए किसी बात पे, तब वो रुपए का दाम कुछ ग्रो कर सकता है, उसकी वैल्यू कुछ बढ़ सकती है। हमेशा वैल्यू कम करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, सप्लाई ऑफ मनी घटाते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे, तो उससे रुपए की वैल्यू और घटती चली जाएगी, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। स्टेबिलिटी होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी अभी आपने सुना होगा कि भैया 75 रुपए के हिसाब से $1 था। $1 कितने था? अब कितना हो गया भैया? मान लो 80 81 जो भी हो गया, $1 हो गया। क्यों भैया? क्यों बताइए? इन्फ्लेशन आया कि डिफ्लेशन आया? इन्फ्लेशन आया। जिसके लिए हम 75 रुपए पहले दे रहे थे, उसने के लिए कितना देना पड़ रहा है? हमारे रुपए की वैल्यू का औकात गिर गई कि नहीं गिर गई? इसकी औकात गिर जाने की केस को ही क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी सही होनी चाहिए, हमारी सप्लाई वगैरह सही होनी चाहिए, तब हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। भैया बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। समझ में आ रही बात? अच्छा, स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है? पहले तो कुछ दिन रुके तो 75 पे रुके, तो फिर घटाने के बारे में सोचा जाए ना। हमेशा 75 से 76 हो जा रहा, 76 से 77 हो जा रहा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा। हमारे रुपए की वैल्यू, इसका मतलब क्या होती जा रही है? तो वही कह रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को हमें सक्सेस कराने की जरूरत। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए जो कि कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है। ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी बननी चाहिए जो सक्सेस कर सके, जिसमें स्टेबिलिटी ला सके। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे की बात देखते हैं। रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश के आर्थिक विकास में केंद्रीय बैंक का सहयोग। केंद्रीय बैंक का सहयोग
क्या है, क्या भूमिका निभाया सेंट्रल बैंक ने देश को आगे बढ़ाने में, देश को आगे बढ़ाने में कौन कौन सी चीज देश में आगे बढ़ाई है? डेवलपमेंट ऑफ बैंक। पहली बात सेंट्रल बैंकों ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, देश में बैंकों की संख्या बढ़ाई, बैंकों की संख्या बढ़ाई और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बढ़ाए, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि नाबार्ड, जैसे कि एग्रीकल्चरल बैंक, जैसे कि और भी बताइए, तकावी वगैरह, तकावी लोन वगैरह देते हैं, चिट फंड्स, है ना, ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन को रजिस्टर्ड करवाया और उनको क्या किया, उनको वो अधिकार दिया कि वो ये काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो बैंक बनवाए, ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खुलवाए और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनवाए, ग्रामीण बैंक बनवाए, है ना, गांव देहात की सहायता के लिए। कोऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी, भैया आर्थिक मदद की, लोगों की क्या की, आर्थिक मदद की, और देश के बाहर तक व्यापार होने की वजह से टेक्नोलॉजिकल हेल्प भी मिली। जैसे कि पहले क्या होता था, फंड ट्रांसफर के लिए बहुत सी प्रॉब्लम होती, हमको पोस्ट ऑफिस से पैसा भेजना पड़ता था, या उससे पहले तो कोई भेजने वाला भी नहीं होता था, किसी खाते से भिजवाना पड़ता था। लेकिन अब क्या है भैया, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो नई नई सर्विसेज मिल रही है। अब तो ये है कि अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैंक से भी सर्विस आरटीजीएस वगैरह मिलते हैं, लेफ्ट एनईएफटी होता है ना, तो ये सब क्या होता है भैया, और सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं और टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो टेक्नोलॉजी बढ़ाने में और लोगों को आर्थिक मदद करने में सहायता करती है। कंट्रीब्यूशन इन स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने बताया मॉनेटरी पॉलिसी में भी क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक फिक्स्ड रेट पे इंक्रीज होना चाहिए। और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि महाजन वगैरह से बहुत ज्यादा परेशान थे किसान, तो उनको 3 लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनवाया। कौन कौन सी? नहीं, गलत, 3 लेवल पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाँ, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल और एक लोकल लेवल पे है, प्राइमरी कोऑपरेटिव बोलते हैं, है ना, प्राइमरी कोऑपरेटिव बोलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, लोगों तक पैसे का इंतजाम कराए, लोगों तक पैसे का जिसको कमी थी वहां तक पैसा पहुंचाने का काम किया सेंट्रल बैंक ने देश के लिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। गुड लक।